हेलो, नमस्कार दोस्तों। विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने दो चीज़ें देखी थी। एक तो हमने महर्षि कणाद का परमाणुवाद पढ़ा था और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रासायनिक संयोजन का नियम या रासायनिक संयोजन के नियम जो होते हैं दो। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने दो चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा की है। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल को क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको हाथों हाथ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पिछले वीडियो में हमने दो चीजें देखी थी। एक हमने पढ़ा था कणाद का परमाणुवाद, महर्षि कणाद का परमाणुवाद। ठीक है, परमाणुवाद पढ़ा था हमने। और एक हमने पढ़ा था रासायनिक संयोजन के नियम। क्या पढ़ा था? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। तो ये दोनों ही चीजें अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं दो। एक पहला नियम जो है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा जो नियम पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में वो था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तो इनको यदि आपको समझना है, पढ़ना है, तो आप पिछले वीडियो में जाएं, वहां पर इनके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दे रखी है विद एग्जांपल्स। तो आज वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं, एक तो पढ़ेंगे अपन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन नामक वैज्ञानिक है, इनके परमाणु सिद्धांत को पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो तत्वों के जो परमाणु है या जो तत्व है उनके प्रतीक और उनके नामकरण इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय को बर्बाद किए बगैर हम चलते हैं सीधे ही इन्हीं पॉइंटों की ओर। का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया था? ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना है, वैज्ञानिक की बात करें तो, जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। हालांकि उससे पहले दार्शनिक भी थे जिनको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे महर्षि कणाद है। कणाद के बाद में पकुदा काटायाम है। ठीक है, इसके अलावा दो ग्रीक दार्शनिक, ये तो दोनों भारतीय दार्शनिक थे। इसके अलावा दो ग्रीक दार्शनिक, जैसे एक तो थे ल्यूसिफस और एक थे ल्यूसिफस के अलावा डेमोक्रेटिस। अब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या जानकारी दी थी? डाल्टन ने भी यह कहा था कि जो प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ है या जो द्रव्य है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इन्होंने भी क्या कहा? कणाद की तरह पदार्थ या जो द्रव्य होता है वो किन से मिलकर बना होता है? अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर बना होता है? अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी भी पदार्थ को अपन छोटे छोटे कणों में विभक्त करते जाए तो एक कण ऐसा प्राप्त होता है जिसको अपन और आगे अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। उस अति सूक्ष्म कण को
उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु या एटॉम नाम दिया था अपनी भाषा में, परमाणु। ठीक है, परमाणु या एटॉम। ठीक है, एटॉम का मतलब ही क्या था? नॉन कट, जिसको काटा ना जा सके, या कैनॉट कट, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कैनॉट कट, जिसको और आगे भागों में नहीं काटा जा सके। एटॉम का मतलब यही होता है, अपन पढ़ते हैं परमाणु, परमाणु को एटॉम कहते हैं। एटॉम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कैनॉट कट, अर्थात जिसको काटा न जा सके। तो ये बताया था डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में। ठीक है, ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? सन 1808 में। कब दिया था? सन 1808 में डाल्टन ने ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसमें बताया कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको अपन परमाणु कहते हैं, जिसको और आगे अन्य टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो सर्जित किया जा सकता है, न तो सर्जित किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। एक बात तो ये बताई कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और अंत में एक कण ऐसा प्राप्त होता है जिसको अपन और आगे डिवाइडेड नहीं कर सकते, कैनॉट कट, अतः उसको और आगे टुकड़ों में नहीं कट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई? दूसरी बात ये बताई कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु को न तो अपन सर्जित कर सकते हैं, मतलब परमाणु को आप बना नहीं सकते हो, परमाणु को आप बना नहीं सकते हो, और न ही उसको नष्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बताई थी। दूसरी बात, ठीक है, कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो सभी एक ही तत्व के, अगली बात उन्होंने बताया कि एक ही तत्व, यदि एक ही तत्व की बात करें तो एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं या एक समान होते हैं, एक ही बात है, समान होते हैं। जैसे मान लिया कि अपन ऑक्सीजन की बात करें, एक तत्व है, कोई सा भी एक तत्व ले लो, जैसे ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के चाहे कोई से भी परमाणु हो, कितने भी परमाणु हो, मतलब परमाणु का स्रोत चाहे कोई सा भी हो, सभी परमाणु का जो द्रव्यमान है और उनके जो रासायनिक गुणधर्म है, दो चीजें देखनी, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म। तो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो एक समान होते हैं सभी परमाणु के। एक ही तत्व का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का कोई एक परमाणु है, दूसरा परमाणु मान लिया कि हाइड्रोजन का है तो उनके नहीं, ऑक्सीजन के कितने भी परमाणु ले लो, सब परमाणु के जो द्रव्यमान और जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो एक समान होते हैं। तो पहली बात तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताई कि प्रत्येक जो पदार्थ था वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और अंततः एक कण ऐसा प्राप्त होता है, अविभाज्य कण, जिसको अपन परमाणु या एटॉम कहते हैं। ये बात डाल्टन से पहले महर्षि कणाद ने भी बता दी थी। ठीक है, अपने सिद्धांत में डाल्टन ने दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात बताई कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो अपन सर्जित कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में बताई कि एक तत्व के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो एक समान ही होते हैं। ठीक है, अलग अलग, अब अलग अलग बात करें, अलग अलग, लेकिन अलग अलग इधर लिख देता हूं मैं, अलग अलग। चौथी बात क्या बताई? अलग अलग या भिन्न भिन्न अलग अलग तत्वों के परमाणु के
द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समझे? ये दोनों जो पॉइंट है एक दूसरे के अपोजिट है। ये तो कह रहा है कि एक तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। जैसे ऑक्सीजन का आप 10 परमाणु लो तो 10 का, जैसे एक का द्रव्यमान आ रहा है वही दूसरे का आएगा, वही तीसरे का आएगा। एक के रासायनिक गुण है वैसे के वैसे दूसरे के होंगे, तीसरे के होंगे, सबके होंगे। लेकिन यदि अपन अलग अलग तत्वों के परमाणु ले, जैसे एक परमाणु ले लिया अपने हाइड्रोजन का ले लिया, एक ले लिया हीलियम का ले लिया, ठीक है, तो इनके द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान और हीलियम का द्रव्यमान अलग अलग होगा, और हाइड्रोजन का रासायनिक गुण और हीलियम के रासायनिक गुण है वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान और जो रासायनिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये बात डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताई थी, ठीक है। अब एक और बात उन्होंने बताई थी कि जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित संख्या के अनुपात में संयोग करके या जुड़कर या संयोग करके नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये भी बात उन्होंने बताई थी अपने परमाणु सिद्धांत में कि कोई भी यौगिक है या कोई भी पदार्थ है तो उसके अंतर्गत जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित संख्या में ही होते हैं। किसमें होता है, निश्चित संख्या में ही होते हैं। और ये हमने बात कहां सीखी थी, पिछले वीडियो में। ये बात हमने सीखी थी स्थिर अनुपात के नियम में। किसमें सीखी थी ये बात? सीखी थी स्थिर अनुपात के नियम में। स्थिर अनुपात के नियम में हमने ये बात सीखी थी, क्योंकि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो द्रव्यमान संरक्षण के नियमों पर ही टिका हुआ था, है ना। द्रव्यमान संरक्षण के जो दो नियम है, एक तो रासायनिक संयोजन के जो दो नियम है, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है स्थिर अनुपात का नियम। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इन्हीं दो नियमों पर आधारित है। सवाल बनता भी है कई बार ये क्वेश्चन बन भी जाता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, ठीक है। तो अब अपने को डिपेंड करेगा ऑप्शन पे क्या आ रहा है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन जो दिए हुए होते हैं उनमें क्या आ रहा है। यदि ऑप्शन में आ रहा है कि रासायनिक संयोजन के नियम और 3 अन्य ऑप्शन आ रहे हैं तो अपने को रासायनिक संयोजन के नियम करने हैं करेक्ट आंसर में। और यदि मान लिया कि ए के अंदर आ गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी में आ गया स्थिर अनुपात का नियम, सी में आ गया उपयुक्त दोनों और डी में कोई और ऑप्शन आ गया, तो अपना जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि रासायनिक संयोजन के नियम है 2, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है स्थिर अनुपात का नियम। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो स्थिर अनुपात के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इन दोनों नियमों पर आधारित है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ये जो दो नियम है इन दो नियमों पर है आधारित है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो इसी सिद्धांत में बताया कि निश्चित संख्या के अनुपात में संयोग करके नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे उसमें भी मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लिया अपन एग्जांपल लेते हैं जल का, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अपन जल का। तो जल में मैंने पिछले वीडियो में बताया स्थिर अनुपात का नियम कि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात है वो निश्चित है, 1:8 है। यदि नहीं देखा है वीडियो आपने तो उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जरूर इंप्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं और उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये हो गया था। तो ये अपने
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में अपनी प्रमुख बातें बताई थी। उसके बाद आगे चलते हैं प्रतीक। ठीक है, तो तत्वों के प्रतीक कैसे दिए गए आज अपन जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं, हीलियम को He से दर्शाते हैं, लिथियम को Li से दर्शाते हैं। तो ये प्रतीक कैसे दिए गए और इन तत्वों को नाम कैसे दिया गया। ठीक है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम कैसे दिया गया, ठीक है, क्यों दिया गया, तो इन सब जानकारी उनको अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा है, इसको मैंने आपके स्क्रीनशॉट के लिए लिख दिया, नोट्स के रूप में लिख दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वैसे याद रह जाए तो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। ओके, अब बात करें अपन, तो एक बार इसको मैं वापस बता देता हूं कि सर्वप्रथम सन 1808 में, कब 1808 में जॉन डाल्टन के पूरे नाम की बात कर रहे हैं अपन, हालांकि अपन डाल्टन ही बोलते हैं। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर, किन नियमों के आधार पर, रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार, ध्यान रखना है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के जो दो नियम है उन पर आधारित था, के नियमों के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिया, जिसको अपन कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसको क्या बोलते हैं अपन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत में प्रमुख बातें कौन कौन सी बताई थी डाल्टन ने। पहली बात तो इन्होंने बताई थी कि सभी द्रव्य का मतलब पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, तो इनके लिए अपन अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी द्रव्य या पदार्थ परमाणु से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, परमाणु से निर्मित होते हैं। ठीक है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो सर्जित होते हैं, अर्थात इसको न तो बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है या उसको नष्ट किया जा सकता है। तीसरा अभिकृत बताया था, तीसरा बिंदु डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का तीसरा बिंदु है दिए गए तत्व के, मतलब मान लो कि आपको कोई एक तत्व दे दे, ठीक है, या एक ही तत्व है, तो उस एक तत्व के जो सभी परमाणु है, सभी परमाणु का जो द्रव्यमान है, एक तो द्रव्यमान और एक जो रासायनिक गुण है, वो क्या होंगे, समान ही होंगे। अरे समान ही होंगे ना, तत्व एक ही है, तो एक तत्व के सभी परमाणु है, उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्व है, भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो परस्पर छोटी और पूर्ण संख्या में, ये ध्यान रखना है। अभी मैंने H2O का उदाहरण लेके बताया था, परस्पर पूर्ण और छोटी और पूर्ण संख्या के रूप में। पूर्ण का मतलब हो गया कभी परमाणु आधा क्रिया नहीं करता है, ऐसा नहीं कि 1.5 परमाणु क्रिया कर लिया या 2.5 परमाणु ने क्रिया कर ली या 3.5 परमाणु। किसी भी यौगिक के अपन अणुसूत्र की बात करते हैं तो अणुसूत्र में जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं और साथ ही साथ वो पूर्णांक में होते हैं। ठीक है, आधा है, 1.5 है, 2.5, इस प्रकार से अणु क्रिया नहीं करता, या तो एक करेगा, ठीक है, या तो एक परमाणु या 2 या 3 या 4, इस प्रकार से 1.5, आधा, 2.5 नहीं क्रिया करता है। तो परस्पर पूर्ण छोटी संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिनको अपन देख सकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु उन्होंने बताया था कि किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष जो संख्या और जो प्रकार होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, एक ये नोट्स लिख दिया मैंने, इस नोट को देख लेना थोड़ा विशेष तौर पे। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। युक्ति संगत का मतलब तर्क के साथ तर्क संगत व्याख्या की है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में किन नियमों की युक्ति संगत या तर्क संगत व्याख्या की है। तो आपको 2 नियम बताने हैं कि एक तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की थी और एक स्थिर अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की थी। क्योंकि यह जो परमाणु सिद्धांत है डाल्टन का,
जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो इन्हीं दो नियमों पर आधारित था। ठीक है, रासायनिक संयोजन के जो दो नियम है उन्हीं पर आधारित था। अब अपन आगे चलते हैं, देखते हैं तत्वों के प्रतीक और तत्वों के नामकरण। तत्वों को प्रतीक देने का जो सिलसिला है वो भी डाल्टन से ही हुआ था। मतलब सर्वप्रथम यदि अपन बात करें तो सर्वप्रथम तत्वों को जो प्रतीक देने का जो कार्य किया था वो डाल्टन ने ही किया था। किसने किया था? डाल्टन ने। सर्वप्रथम तत्वों को प्रतीक देने का कार्य डाल्टन ने ही किया था। प्रतीक नहीं देते, जैसे आजकल अपन हाइड्रोजन को लिखते हैं एच, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? एच से लिखते हैं, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? एच लिख दिया। ऐसे ही मान लिया कि लोहा है तो लोहे को अपन लिखते हैं एफ ई, क्या लिखते हैं? एफ ई। तो ये प्रतीक देने का जो सिलसिला है वो कब से स्टार्ट हुआ? तो प्रतीक देने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? डाल्टन ने ही किया था। किसने किया था? डाल्टन ने ही किया था। लेकिन डाल्टन ने जो प्रतीक दिए थे वो परमाणु के एक विशिष्ट अर्थ में दिए थे। किस में दिए थे? एक विशिष्ट अर्थ में दिए थे। और वो विशिष्ट अर्थ क्या था? उनका जो परमाणु का जो प्रतीक था या जो संकेत था वो एक उसकी परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करता था। किसको? परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करता, या एक ही परमाणु मतलब मात्रा से संबंध था इसका। एक प्रतीक एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। तो उस टाइम में कुछ तत्वों की खोज हुई थी, सारे तत्वों की खोज नहीं हुई थी, ध्यान रखना। वर्तमान में जो तत्वों की जो संख्या है, वर्तमान में तत्वों की जो संख्या है वो है 118, 118। ठीक है, इनमें धातु अधातु उपधातु है, इनको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ही परमाणु को माना गया था एक प्रतीक के रूप में। ठीक है, तो डाल्टन ने इनके लिए कौन कौन से संकेत दिए थे तो उनकी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि एग्जाम में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम जो तत्वों को प्रतीक देने का जो कार्य किसने किया था तो वो डाल्टन ने किया था। तो कुछ डाल्टन के द्वारा तत्वों के सुझाए गए प्रतीक है, तो कौन कौन से प्रतीक डाल्टन ने सुझाए हैं उनके लिए कुछ प्रतीक मैं आपके लिए बना देता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए जो प्रतीक दिया था वो इस प्रकार का दिया था। एक हो गया गोला या वृत्त बोल दो और उसमें एक डॉट, तो ये प्रतीक है हाइड्रोजन के लिए दिया था। किसने? डाल्टन ने। इसके अलावा कार्बन की बात करें तो कार्बन के लिए उन्होंने क्या प्रतीक दिया था? कार्बन के लिए ये गोला और उसको पूरा कलर से भरा हुआ, पूरा ऐसे कलर से अपने को इसको पूरा भरना है कलर से। ठीक है, तो ये जो संकेत है वो कार्बन के लिए दिया गया था डाल्टन के द्वारा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फास्फोरस के लिए भी एक संकेत दिया गया था। फास्फोरस के लिए भी एक संकेत दिया गया था, इस प्रकार का संकेत है वो फास्फोरस को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो सल्फर के लिए प्लस, गोले के अंदर क्या करना है? प्लस। सल्फर के लिए गोले के अंदर क्या करना है? प्लस। गोला तो सब में ही बनाना है, गोला तो अपने को सब में ही बनाना है। सल्फर के लिए प्लस का, फास्फोरस के लिए गोले के अंदर ये 3 भुजाओं वाला, इसमें पूरा गोला ब्लैक और इसमें गोले में केवल डॉट। ठीक है, ये उन्होंने केवल आई लिख दिया गोले के अंदर। आयोडीन के लिए क्या लिख दिया? केवल आई। तो ये आयोडीन के लिए दिया गया प्रतीक था डाल्टन के लिए। ठीक है, और ये एक ही परमाणु की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, अब एक परमाणु में कितना द्रव्यमान होता है तो उस हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा जैसे सिल्वर है, सीसा है, सीसा है, शीशे को लेड बोलते हैं, तो ये संकेत था। सिल्वर, सिल्वर जिसको अपन चांदी कहते हैं, तो इसके लिए गोला और इस गोले के अंदर एस लिख दिया, सिल्वर एस। ध्यान रखना, वर्तमान में सिल्वर को एस से नहीं दर्शाता है, अर्जेंटम बोलते हैं, चांदी का है ये। ठीक है, वर्तमान में अभी आगे देखेंगे अपन बर्जिलियस की उदाहरण, किसकी? बर्जिलियस का नामकरण देखेंगे डाल्टन के बाद में। तो जो आधुनिक समय में जो नामकरण किया जाता है उसको अपन देखेंगे।
तो डाल्टन के द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के ये प्रतीक थे। तो हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज तक तो कभी प्रॉपर जो जनरल साइंस के होता है उनमें नहीं पूछा गया, केवल इतना जानना तत्वों को प्रतीक देने का सर्वप्रथम जो कार्य है वो डाल्टन ने किया था। उसके बाद आगे बात करें अपन, तो आगे बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक आए थे। कौन आए थे? बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक। और बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को नाम देने का एक नया तरीका बताया था। उन्होंने कहा कि यदि अपन तत्वों को उनके नाम के एक या दो प्रतीक से लिखे तो सबसे अच्छा होता है। तो उसके बाद बर्जिलियस ने इस अवधारणा का सूत्रपात किया था कि तत्वों का जो नाम है, तत्वों का नाम किसने? बर्जिलियस ने। इधर लिख देता हूं मैं, बर्जिलियस ने। बर्जिलियस ने कहा कि नाम के एक या दो संकेत अपने को काम में लेना है। नाम के एक या दो संकेत है वो तत्वों के नामकरण में काम में लेना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का नाम H से शुरू होगा अंग्रेजी में, तो इसका प्रतीक दे दिया H। हीलियम, अगला है हीलियम, तो हीलियम के लिए क्या दे दिया? He, क्योंकि H नहीं दे सकता है हीलियम को, क्योंकि H पहले से हाइड्रोजन को मिल गया, तो इसलिए आगे का एक और वर्ड है वो यूज में ले लिया। तो बर्जिलियस ने एक बात तो ये बताई कि तत्वों का जो नाम है प्रतीक है वो उनके नाम के एक या दो अक्षरों को लेकर संकेत के रूप में अपन लिख देंगे। एक उन्होंने दूसरा नियम ये बताया, पहला तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि तत्वों के जो नामकरण है वो उन स्थानों से भी लिए गए हैं जहां पर उन तत्वों को पहले खोजा गया है। सर्वप्रथम उस तत्व की खोज है जिस स्थान पर हुई है, उस स्थान के नाम के आधार पर भी तत्वों का जो है वो नामकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें अपन कोपर साइप्रस स्थान से खोजा गया। किस स्थान से? साइप्रस स्थान से, तो इसलिए इसको Cu लिखते हैं। तो यहाँ Cu का मतलब कोपर नहीं होता है, Cu का मतलब होता है साइप्रस, क्योंकि इसको सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? इसको सर्वप्रथम साइप्रस नामक स्थान पर देखा गया, या खोजा गया, तो उस स्थान के नाम के आधार पर इसका नाम साइप्रस रख दिया। और प्रतीक साइप्रस तो Cu से स्टार्ट होता है, इसके स्पेलिंग तो Cu रख दिया, इसका प्रतीक क्या रख दिया? Cu रख दिया। इसी प्रकार जो कुछ जो नाम होते हैं, कुछ नाम वो अंग्रेजी नामों से लिए गए। किन नामों से? अंग्रेजी नामों से। तो अंग्रेजी नामों का एक उदाहरण अपन ले लेते हैं। जैसे नामों से व्युत्पन्न किया गया है, अंग्रेजी के नामों से। जैसे कैसे? अंग्रेजी के नामों में किनके? रंगों, विशिष्ट रंगों के आधार पर। विशिष्ट रंगों, अंग्रेजी में किसी विशिष्ट रंग को क्या कहते हैं उसके आधार पर। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बात करें सोना या स्वर्ण जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, गोल्ड। तो गोल्ड सोने का रंग होता है पीला, इसका रंग कैसा होता है? पीला। तो पीला है वो अंग्रेजी में ओरम को कहते हैं। ठीक है, ओरम, AU, तो AURAM, तो ओरम, तो इसलिए सोने को क्या कहते हैं? AU, इसका प्रतीक क्या होता है? AU। तो कहने का मतलब है बर्जिलियस ने, किसने? बर्जिलियस ने नामकरण प्रतीकों के लिए एक नई विधि दी, और उन्होंने कहा कि तत्वों के जो नाम होते हैं वो अपने को उनके नामों के प्रतीक से लेने हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो H ले लिया, हीलियम है तो He ले लिया। ठीक है, कुछ तत्वों के नामों के प्रतीक उनकी जो खोज है वो किस स्थान पे हुई है उसके आधार पर ले लिया गया। जैसे कॉपर है, उसको साइप्रस स्थान से खोजा गया, ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, तो वहाँ से ले लिया इसका नाम, उस स्थान के नाम के आधार पर। और कुछ का अंग्रेजी में विशिष्ट रंगों के आधार पर ले लिया। जैसे सोना है तो सोना का रंग होता है पीला, तो पीले को बोलते हैं ओरम, तो इसका प्रतीक ले लिया AU, इसका प्रतीक क्या ले लिया? AU ले लिया। तो ये थी बर्जिलियस की अवधारणा। किसकी अवधारणा? बर्जिलियस की अवधारणा। बर्जिलियस की जो अवधारणा है तत्वों के
प्रतीक देने की, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए। क्या बनाए गए? अंतर्राष्ट्रीय नियम। और उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अकॉर्डिंग आजकल है वो तत्वों को प्रतीक दिए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम कुछ तो यही आगे, यहीं पे आगे कुछ नियम तो ठीक है, इन्हीं को क्योंकि बर्जिलियस की अवधारणा है वो वैज्ञानिकों को उपयुक्त लगी थी। बर्जिलियस की जो अवधारणा है वो उपयुक्त लगी थी, तो इसको अडॉप्ट कर लिया गया और आधुनिक नामकरण या प्रतीक देने का सिलसिला शुरू हुआ। अब हम देखते हैं तत्वों के आधुनिक नामकरण। तत्वों के आधुनिक नामकरण। तो तत्वों को आधुनिक नाम और प्रतीक देने का जो कार्य है वो किया जाता है IUPAC के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? IUPAC के द्वारा। IUPAC तत्वों को आधुनिक नामकरण या तत्वों को वर्तमान समय में नाम देने का और प्रतीक देने का कार्य कौन करता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री हिंदी में बनेगा इसका अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ। क्या बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ। अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ। अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो संस्था है वो तत्वों को आधुनिक नाम देने का और प्रतीक देने का कार्य करती है। तो इस संस्था के कुछ नियम है। क्या है? नियम है, मतलब नामकरण के कुछ नियम है। तो उन नियमों की अपन चर्चा करते हैं। तो वो नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम तो यह है कि तत्वों को नाम या तत्व का नाम उसके अंग्रेजी अक्षर के अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से लिया जाएगा। प्रतीक की बात करेंगे, सॉरी यहाँ प्रतीक की बात हो रही। तत्व का प्रतीक उसके अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से लिया जाएगा। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था बर्जिलियस वाला, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक लिख दिया, हीलियम है तो हीलियम का HE लिख दिया। तो एक या दो जो अंग्रेजी के लेटर है उनसे लिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कि HE ऐसे लिख दिया या H ऐसे लिख दिया हाइड्रोजन के लिए, ये दोनों ही तरीके गलत है। क्यों? दूसरा रूल क्या कहता है उसको देखो। दूसरा रूल कहता है कि प्रथम जो लेटर है, प्रथम जो लेटर है वो कैपिटल होगा। ठीक है, मतलब बड़ा होगा, प्रथम अक्षर बड़ा है ना। और दूसरा जो लेटर है या जो अक्षर है, दूसरा अक्षर क्या होगा? स्मॉल होगा, छोटी वर्णमाला का होगा। किसका होगा? छोटी वर्णमाला का होगा। किसका होगा? छोटी वर्णमाला का होगा। अपन बोलते हैं छोटी ABCD का, बड़ी ABCD का। ठीक है, तो प्रथम लेटर, तो सही तरीका क्या हो जाएगा? H। यदि एक ही अक्षर है प्रतीक के रूप में तो कैपिटल लेटर्स होगा, और यदि दूसरा और लेने की आवश्यकता है जैसे हीलियम में, तो दूसरा लेटर स्मॉल ही रखना है। दूसरा क्या रखना? स्मॉल ही रखना है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नियम की यदि अपन बात करें, दो नियम हो गए। ठीक है, तीसरे नियम की यदि अपन बात करें तो तीसरा नियम यह कहता है कि किसी भी तत्व के जो प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक को अपन प्रतीक लिखना है तो वो या तो होगा लैटिन भाषा का, लैटिन या जर्मन या ग्रीक भाषा कौन सी प्रयोग में ली जाएगी? इन तीन भाषाओं को ही ज्यादातर प्रयोग में लिया जाता है। विशेष तौर से बात करें तो लैटिन और ग्रीक भाषा है उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो तत्व का नाम है, चाहे किसी भी देश में किसी भी वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है, कोई सा भी उसने नाम दिया है जिस वैज्ञानिक ने उसको खोजा है, लेकिन उस नाम को लैटिनीकृत करना है।
इन भाषाओं में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फिर उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कुछ उदाहरणों की अपन बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में बात करें लोहा, ठीक है, लोहा, तो लोहे को अपन क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं इसको, आयरन, ठीक है। तो आयरन, आयरन, अब इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं अपन फेरम। लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं इसको, फेरम, इसलिए इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, Fe। इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम को अपन वैसे तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, सोडियम SODIUM, सोडियम लिखेंगे, लेकिन इसका जो नाम है वो लैटिनीकृत करके लिया गया है। सोडियम को लैटिन भाषा में कहते हैं नेट्रियम। क्या कहते हैं, नेट्रियम, नेट्रियम, और इसका प्रतीक है Na, क्योंकि इसकी जो अंग्रेजी स्पेलिंग शुरू होती है वो Na से शुरू होती है, तो इसलिए इसका प्रतीक ले लिया Na, ठीक है। इसको फेरम तो Fe ले लिया, ठीक है। तो सोडियम को क्या बोलते हैं, नेट्रियम। इसी प्रकार एक और उदाहरण की चर्चा अपन कर लेते हैं। जैसे पोटेशियम, किसकी बात करें, पोटेशियम। तो पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की जो स्पेलिंग है वो अलग से शुरू होगी, P से शुरू होगी, लेकिन उसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, केलियम बोलते हैं। लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, केलियम, लैटिन भाषा में बोलते हैं केलियम, और इसकी स्पेलिंग शुरू होती है K से। किससे शुरू होती है, K से, तो इसका कैपिटल लेटर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कुछ तत्व है उनके जो नाम है वो लैटिन या जर्मन या ग्रीक भाषा में लिखे जाते हैं, ठीक है। और पहला रूल है, तत्व का प्रतीक है वो उसके अंग्रेजी के नाम एक या दो अक्षरों से लिया जाएगा, और अक्षर है प्रथम लेटर को क्या रखना है, बड़ा रखना है, और दूसरे को क्या रखना है, छोटे को, ठीक है, या दूसरा जो अक्षर है वो छोटी वर्णमाला का होगा, ठीक है। इसके अलावा जो नाम है वो लैटिन, ग्रीक या जर्मन भाषा का भी हो सकता है, तो ये रूल है। अब अपन बात करें जनरल साइंस में, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जिनमें साइंस को जनरल साइंस के तौर पर काम में लिया जाता है, तो वो जो तत्व है, वैसे तत्वों की संख्या है 118। तत्वों की संख्या कितनी है, 118। और सारणी में इनका वर्गीकरण भी किया हुआ है, पर उतना आपके और सारणी से संबंधित चीजें हैं वो ज्यादा नहीं आती है। कौन कौन सी चीजें आती है वो जब अपन तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उस टाइम में आपको बताऊंगा, ठीक है। अपने को ज्यादातर जो 1 से 30 तक जो तत्व है वो अपने को याद होने चाहिए। 1 से 30 तक तत्व, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो इनके प्रतीक, इनके नाम, ठीक है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इनमें से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे मान लिया कि बात सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया ये कि लोहे का प्रतीक है, लोहे का प्रतीक है। भाई जनरल साइंस के अंदर कोई इतने कोई बड़े डीपली क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे आपसे, जनरल साइंस में तो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो लोहे का प्रतीक है, तो अब वहां पे लोहे के प्रतीक के लिए आई भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि आयरन बोलते हैं, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। या और कोई प्रतीक दे देगा, उसमें से अपने को जो Fe है वो करेक्ट आंसर के तौर पे करना है, क्योंकि इसको फेरम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फेरम। तो ये भी अपने को याद रखना है कि इसको फेरम बोला जाता है, इसको नेट्रियम कहते हैं, और इसको केलियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, केलियम कहते हैं, ठीक है। तो ये है तत्वों के आधुनिक नामकरण की जो संस्था है IUPAC, और इसके द्वारा सुझाए गए ये नियम। तो इन नियमों के अकॉर्डिंग ही तत्वों का जो नामकरण है और प्रतीक देने का जो कार्य है वो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने विभिन्न तत्वों के प्रतीकों के संबंध में जो डाल्टन ने जानकारी दी थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। तो
इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार इसको वापस देख लेते हैं और फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। ओके, तो वापस देख ले एक बार। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का जो प्रयोग है वो अत्यंत किसमें, अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह एक निश्चित मात्रा मतलब एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। मतलब यहाँ पे जो भी दर्शाए गए वो एक एक परमाणु के प्रतीक है। 2 परमाणु दर्शाने गए तो फिर एक और प्रतीक बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ डाल्टन द्वारा सुझाए गए जो प्रतीक है वो ये है, हाइड्रोजन के लिए ये है इस प्रकार, कार्बन के लिए है, ठीक है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, सीसा है और सिल्वर है। कॉपर है, ध्यान रखना गोला करके सी है, कार्बन का नहीं है। ये डाल्टन ने कॉपर के लिए यही प्रतीक दिया था। ठीक है, उसके आगे अपन चलते हैं, बर्जीलियस की अवधारणा और आधुनिक नामकरण के नियम अपन देख लेते हैं। तो बर्जीलियस ने क्या बताया था, बर्जीलियस ने बताया कि बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से, पहले तो एक काम करो आप इसका साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं वापस बताऊं। ओके, तो बर्जीलियस ने क्या बताया, बर्जीलियस ने बताया कि तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया बर्जीलियस ने जो उन तत्वों के नामों के, किनके, उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम H से शुरू होगा तो H हो गया, हीलियम का He हो गया। ठीक है, 1 या 2 लेटर लेना है अपने को। ठीक है, प्रारंभ में तत्वों के जो नाम है वो उनके व्युत्पत्ति स्थानों से लिए गए थे, व्युत्पत्ति स्थान के नाम से की गई थी। प्रारंभ में जो नाम है वो तत्व कहाँ पर उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न का मतलब खोज, कहाँ से उसकी खोज हुई है, उसकी व्युत्पत्ति हुई है, उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम क्या है जहाँ पर वो सर्वप्रथम पाया गया था। ठीक है, या खोजा गया था। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कॉपर, तो कॉपर की जो खोज है वो साइप्रस स्थान से हुई। किस स्थान से हुई, साइप्रस स्थान से। तो इसलिए उसका जो प्रतीक है वो Cu बना है और उसको साइप्रस ही बोलते हैं। कॉपर या तांबा है वो साधारण भाषा का नाम है। ठीक है, विज्ञान में को साइप्रस ही बोलेंगे और Cu इसका प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, अगला बर्जीलियस ने कहा कि कुछ तत्व जो है, कुछ तत्वों के जो नाम है वो विशिष्ट रंगों से लिया गया था। एग्जाम्पल की बात करें जैसे स्वर्ण, सोना होता है, सोना, स्वर्ण। ठीक है, तो स्वर्ण अंग्रेजी में बोलते हैं जिसको गोल्ड। तो गोल्ड का जो नाम है अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। और पीले को क्या कहते हैं, ओरम। पीले को क्या कहता है, तो पीले रंग को अंग्रेजी में कहता है ओरम। तो इसलिए इसका जो प्रतीक है वो अपन क्या लिखते हैं, AU। ठीक है, AU लिखते हैं। तो ये बर्जीलियस ने बताया था। ठीक है, उसके बाद अपन आधुनिक अवधारणा का मैं लिख देता हूं आपके लिए, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और एक बार जल्दी से उसको वापस देख लेते हैं। ओके, तत्वों का आधुनिक नामकरण कैसे किया जाता है। आधुनिक नामकरण के लिए जो IUPAC संस्था के द्वारा जो नियम सुझाए गए हैं उन नियमों को मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार मैं आपको इसको वापस जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, ठीक है, अब वापस एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो तत्वों का आधुनिक नामकरण है तो आजकल IUPAC, किसके द्वारा, IUPAC पूरा नाम अभी पहले भी बताया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करता है। मतलब इसके द्वारा ही जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के अनुसार नामों तत्व के नाम को स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, अधिकतर जो तत्व हैं उनके जो प्रतीक, ज्यादा अधिकतर तत्वों के जो प्रतीक होते हैं वो उन तत्वों के अंग्रेजी नाम जो होते हैं, कौन से नाम, अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से, 1 या 2 अक्षरों से ही बने होता है। जैसे पहले भी बताया था मैंने, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए H लिखेंगे, हीलियम है तो उसके लिए H ही लिखेंगे, लिथियम है तो Li लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है किसी प्रतीक को यदि अपन लिख रहे हैं तो उसका जो प्रथम अक्षर है
वो सदैव ही कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। और यदि आवश्यकता है दूसरा वर्ड भी लिखना है तो दूसरे अक्षर को अपन स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन तत्व है, हीलियम से पहले ही इसको नाम दे दिया गया था, तो हाइड्रोजन के लिए H प्रतीक रख दिया गया था। अब जब हीलियम के नामकरण की बारी आई तो हीलियम में भी H से स्पेलिंग शुरू होती है अंग्रेजी की, पर उसमें हाइड्रोजन H को पहले दे दिया है हाइड्रोजन के लिए प्रतीक के रूप में, तो उसमें H और E दोनों अक्षरों को शामिल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इसका नियम क्या है? उसका नियम है कि कुछ तत्वों के, कुछ ही ऐसे तत्व, ज़्यादातर अधिकतर जो तत्व हैं वो अंग्रेजी के नामों से ही प्रतीक बनाए जाते हैं उनके। कुछ तत्वों के जो प्रतीक है वो या तो उनके लेटिनी भाषा में, लेटिन भाषा में उसका नाम क्या है, उस नाम का प्रतीक लिया जाएगा, या जर्मन भाषा या ग्रीक भाषा में। ज़्यादातर लेटिन भाषा और ग्रीक भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उन भाषाओं में उनके नामों को, किनके नामों को? उन तत्वों के नामों से बनाया गया है। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे बात करें लोहा, या जिसको अपन आयरन कहते हैं, तो इसका लेटिन भाषा में लोहे को क्या बोलते हैं? फेरम। लेटिन भाषा में लोहे को क्या कहते हैं? फेरम। तो फेरम का प्रतीक ले लिया Fe। ये जो लोहे का प्रतीक Fe लिया है वो फेरम से लिया गया। किससे लिया गया? फेरम से। इसी प्रकार सोडियम जो है, सोडियम को लेटिन भाषा में क्या कहता है? नेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट्रियम। तो सोडियम का जो प्रतीक है वो नेट्रियम से ले लिया गया है, ठीक है। किससे? नेट्रियम से ले लिया गया Na। इसी प्रकार जो पोटेशियम है, तो पोटेशियम का जो लेटिन भाषा का जो नाम है वो है केलियम, और केलियम से इसका प्रतीक ले लिया है के। इसलिए पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का Na होता है और आयरन का Fe होता है। और कई बार ये प्रतीक पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्रतीक के रूप में पूछ लिया है, जैसे सोना है, तो सोने का प्रतीक क्या होता है? तो इसका ओरम होता है, क्योंकि ओरम का मतलब होता है पीला रंग, ठीक है, और अंग्रेजी में जिसको अपन कहते हैं गोल्ड, ठीक है। इसी प्रकार सोडियम को नेट्रियम, आयरन के लिए Fe, पोटेशियम के लिए के अपन काम में लेते हैं। चांदी होती है सिल्वर, जिसको अपन अर्जेंटम बोलते हैं, तो Ag लिया गया। चांदी का क्या होता है? Ag अर्जेंटम है, ठीक है। पारा या मरकरी होती है, उसके लिए Hg लिखते हैं, हाइएंशियम। तो कुछ तत्वों के प्रतीक नाम से अलग है, कुछ तत्वों के प्रतीक नाम से अलग है। जैसे पारे को हाइएंशियम बोलते हैं, Hg लिख दिया, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे चांदी है, अर्जेंटम बोलते हैं, Ag लिख दिया। सोने के लिए ओरम बोलते हैं, तो Au हो गया, या फेरम, या हो गया नेट्रियम, या हो गया केलियम। तो कुछ तत्वों के जो प्रतीक है वो उनके नाम से भिन्न है। तो ऐसे तत्वों के लिए जब मैं आपको 1 से 30 तक लिखाऊंगा तत्व है, तो उस टाइम बता दूंगा। 1 से 30 से ऊपर के भी कुछ तत्व है, जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है, जिनको अपन दैनिक जीवन में यूज़ में रहते हैं और सवाल आ भी जाते हैं, तो उनके भी प्रतीक मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो पहले तो वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद यदि चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल वाला जो आइकन है उस ऑल वाले आइकन पर प्रेस करो, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास में सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और यदि दोस्तों में शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, क्योंकि अपने को अच्छे दोस्त बनने, और अच्छा दोस्त कौन होता है? जो अपने दोस्त का भला चाहता है। यदि अपने दिमाग में ये है कि नहीं मैं उसको वीडियो शेयर कर दूंगा, वो ये पढ़ लेगा तो उसको याद हो जाएगा, है, तो इसका मतलब हम उसके दोस्त नहीं है, हम उसके हितैषी नहीं है, हम उसके शत्रु है, उसका नुकसान चाहते हैं, उससे हमें ईर्ष्या है। इसलिए अपने को ईर्ष्या भावना नहीं रखनी है, और फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जल्दी कर दो। ओके, धन्यवाद।